हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि पॉलिटी लक्ष्मीकांत को कैसे कंप्लीट करना है माइंड मैप के थ्रू। तो उसमें 80 चैप्टर थे, तो हमने क्लब करके उसके 23 चैप्टर बनाए, 23 चैप्टर्स। उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे कंप्लीट करना है उसका माइंड मैप बनाया। उस माइंड मैप के थ्रू हमने उसका पहला चैप्टर लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, देन आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि प्रीएम्बल है, उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का दूसरा। तो प्रीएम्बल के बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में क्या था। उसके बारे में डिटेल देखना हो तो आप पिछला लेक्चर आप यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। तो सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो ये है कि वो लेंथीएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेंथीएस्ट क्यों है? क्योंकि उसके कुछ जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल फैक्टर हैं, सिंगल सिटीजनशिप है, लीगल लिमिनरीज थी वो हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने बोरो की हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्लेक्सिबल एंड रिजिडिटी, फेडरल सिस्टम, यूनिटरी बायस, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इमरजेंसी प्रोविजन, सेकुलर स्टेट, सिंगल सिटीजनशिप, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, independent bodies, three-tier government, cooperative societies, etc. This is all about the salient feature of the Indian Constitution. Now we talk about preamble, right? तो जैसे इसका माइंड मैप हमने समझा कि ये सारी चीज़ें थी, इसके अंदर कौन कौन से क्लॉजेज आए, कौन कौन से आर्टिकल्स थे, वो आर्टिकल्स क्या रोल प्ले करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। आज वैसे ही हम माइंड मैप के थ्रू इस प्रियम्बल को समझेंगे कि प्रियम्बल क्या है। ठीक है, ये शब्द कहाँ से आया, ये आइडिया कहाँ से आया, और आया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से अडॉप्ट हुआ, इसको ड्राफ्ट किसने किया, ज़रूरत इसकी क्या है, ये किस चीज़ को शो करता है, क्या बताता है, राइट। तो इन सारे सवालों का जवाब देखेंगे। ये भी देखेंगे कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, इसको अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इसके यूजेज क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। तो शुरू करते हैं प्रियम्बल से, राइट। प्रियम्बल जो शब्द है, ये शब्द आता है एक लैटिन शब्द से, ठीक, एक लैटिन वर्ड प्रियम्बलस से। प्रियम्बलस से, प्रियम्बलस का मीन क्या होता है? टू गो बिफोर, राइट। टू गो बिफोर मीन्स इंट्रोडक्शन, राइट। अब यहीं पे ये क्वेश्चन राइज होता है कि अगर ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, तो ये क्या क्या बताता है, राइट। तो प्रियम्बल हमको क्या क्या बताता है? प्रियम्बल हमको बताता है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, यूजेज, पर्पज, और क्या बताता है? ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, एंड आइडियल्स प्लस एस्पिरेशंस, राइट। तो प्रियम्बल हमको इन सारी चीजों के बारे में बताता है। नाउ द प्रियम्बल वर्ड कम फ्रॉम द प्रियम्बलस, मीन्स टू गो बिफोर, देन हु ड्राफ्ट इट, राइट। तो प्रियम्बल को ड्राफ्ट किया, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो उन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। इन द सेम मैनर जो प्रियम्बल था, प्रियम्बल को ड्राफ्ट किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पंडित नेहरू ने एक रिजोल्यूशन फ्लोट किया। उस रिजोल्यूशन का नाम था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्यों? क्योंकि उसके थ्रू हम ये जानने वाले थे कि जिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सिटीजन्स के क्या राइट होंगे, पार्लियामेंट का क्या राइट होगा, जुडिशियरी का क्या राइट होगा, जस्टिस किस तरह का होगा, किस तरह की इक्वलिटी की हम कल्पना कर रहे हैं, फ्रेटर्निटी को किस तरह से प्रमोट करेंगे, किस तरह की स्टेट की कल्पना कर रहे हैं,
हम डेमोक्रेटिक होंगे, उसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे। रिपब्लिक होंगे तो जो रिपब्लिक में हम मोनार्कियल सिस्टम को फॉलो करेंगे, या मतलब जो रिपब्लिक इन द रियल सेंस है जिसमें हेड ऑफ स्टेट चुना जाता है इलेक्टेड, उसको फॉलो करेंगे। तो अ लॉट ऑफ थिंग, तो उन सारी चीज़ों के बारे में उसको किस तरह से शेप करना है, किस तरह से बनाना है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उसके बारे में बताता है। तो ये 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फ्लोट किया जाता है और इसको अडॉप्ट किया जाता है 22 जनवरी 1947 को, और इसी को हम प्रियम्बल के रूप में अडॉप्ट करते हैं। और कब अडॉप्ट करते हैं, इसके लिए हमको प्रियम्बल का जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट जानना जरूरी है। टेक्स्ट क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic, and to ensure to all its citizens justice, social, economic, and political equality of status and opportunity, liberty of thought expression, belief, faith, and worship, fraternity, ensuring the dignity of individual, and unity and integrity of its nation। इसी के आगे का स्टेटमेंट क्या है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26th day of 1949 of November do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, right। तो यहाँ पे हमको कुछ वर्ड्स मिले एंड डे ऑफ एडॉप्शन मिला। डे ऑफ एडॉप्शन क्या था, 26 नवंबर 1949, राइट। दिस इज अबाउट द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल कि प्रियम्बल किस शब्द से बना है, कौन ड्राफ्ट किया, उस ड्राफ्ट का मोटो क्या था, उसका एसेंस क्या था, उसका पर्पज क्या है, प्रियम्बल का मीन क्या है, कि ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी, उसके यूजेज, उसके पर्पज, ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एंड आइडियल एंड एस्पिरेशन के बारे में बताता है। नाउ मूव टू द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल, राइट। कि प्रियम्बल का की इंग्रेडिएंट्स क्या है, राइट। तो देयर आर 4 की इंग्रेडिएंट्स अबाउट प्रियम्बल, राइट। 4 की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, राइट। तो जब हम अभी टेक्स्ट पढ़ रहे थे, टेक्स्ट की शुरुआत हुई वी द पीपल ऑफ इंडिया से, राइट। वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। दिस इज द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया है। मीन्स कि गवर्नमेंट ने किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है इंडिया के लोगों ने, जिनके बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुछ रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा हुए और वो हमको कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिए। मीन्स कि गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल के इशारे पे काम नहीं करती, गवर्नमेंट काम करती है किसके इशारे पर, बाय द विल ऑफ द पीपल, राइट। नाउ दिस इज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन अपना सोर्स ऑफ अथॉरिटी मानता है। नाउ सेकेंड, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट को कौन बताता है, उसी में जब वी द पीपल ऑफ इंडिया के आगे बढ़े तो हमको 5 शब्द मिले, सॉवरेन, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, राइट। ये 5 शब्द हमको क्या बताते हैं, हमको इंडियन स्टेट के नेचर के बारे में बताते हैं कि जिस इंडियन स्टेट की हम कल्पना कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, वो स्टेट कैसा बिहेव करेगा, ठीक। तो इस इंग्रेडिएंट्स के इस की नोट्स को पहले हम एड्रेस कर लेते हैं, देन मूव टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रियम्बल, राइट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल के थ्रू समझेंगे, जो हमारा तीसरा की इंग्रेडिएंट होगा। बट फर्स्ट वी सी अबाउट द कि सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। सॉवरेन मीन्स कि
वो स्टेट जिसकी किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है या जो किसी का डोमिनियन नहीं है, जो अपने एक्सटर्नल अफेयर या इंटरनल अफेयर किसी भी प्रकार के अफेयर के लिए अपने हायर अथॉरिटी पे रिलाई नहीं करता, वो अपने अफेयर्स खुद डील करता है। इसके दो एक्सेप्शंस आते हैं। पहला 1949 में 1945 में जब हम यूएनओ का मेंबर बनते हैं। यूएनओ के मेंबर बनने के समय पे हम क्या अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं? नो, हम अपनी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एंड सेकेंड, डिक्लेरेशन, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन ऑफ बीइंग अ कॉमनवेल्थ मेंबर, ठीक है। और उस कॉमनवेल्थ जो नेशंस हैं उनका मेंबर के रूप में जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं, उसमें एक चीज और स्वीकार करते हैं कि हम ब्रिटिश को कॉमनवेल्थ नेशंस का हेड मानते हैं। तो हेड मानते वक्त क्या हमने अपने सॉवरेनिटी को डिस्क्रेडिट किया, डाइल्यूट किया? आंसर इज क्लियर नो, क्योंकि वी आर फ्री टू प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस आवर सॉवरेनिटी, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द सॉवरेनिटी, कि वो स्टेट जो अपना हर एक अफेयर करने, किसी भी तरह के अफेयर, किसी भी तरह के डील को करने के लिए स्वतंत्र है। नाउ मूव टू द वर्ड सोशलिस्ट, राइट। सोशलिस्ट वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। सोशलिस्ट वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, राइट। तो क्या इससे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म का कोई की नोट नहीं मिलता है? क्या उससे पहले हम सोशलिस्ट नहीं थे? क्या उससे पहले हमारी की डिमांड में वेलफेयर स्टेट नहीं था? क्या उससे पहले हम किसी भी प्रकार के सोशलिज्म में बिलीव नहीं करते थे? नो, क्लियर आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इंडिया बिलीव इन द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। देयर आर टू टाइप ऑफ सोशलिज्म। एक स्टेट सोशलिज्म होता है जिनको कॉमन टर्म में कम्युनिस्टिक सोशलिज्म कहते हैं, और एक टर्म है जिसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड द कॉमन मतलब कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म इज अबाउट कि वो जो गवर्नमेंट है वो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सारे मीन पे अपना कंट्रोल चाहती है, एंड एबोलिशन ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स। बट इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वी अडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। हम एलपीजी रिफॉर्म भी कहते हैं। हालांकि ये माना जाता है कि 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म होता है, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उससे हमारे सोशलिस्टिक क्रेडेंशियल डाइल्यूट होते हैं। बट देयर इज डीपीएसपी। डीपीएसपी में आप आर्टिकल 39 की बात करें, आर्टिकल 38 की बात करें, जहाँ पे बात होता है कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 39 जहाँ पे लिविंग लाइवलीहुड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, चिल्ड्रंस के हेल्थ के बारे में। आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 लिविंग वेज एंड वर्कर्स के वर्कर्स का इंडस्ट्री में क्या स्टेक होगा। आर्टिकल 47, ये सारे सोशलिस्टिक क्रेडेंशियल्स के साथ आते हैं। किस तरह के सोशलिस्टिक क्रेडेंशियल्स के साथ आते हैं? ये जो मार्क्सिस्ट जो अप्रोच है, मार्क्सिस्ट अप्रोच मतलब कम्युनिस्टिक अप्रोच के सोशलिस्टिक क्रेडेंशियल के साथ आते हैं। गांधीयन क्रेडेंशियल के साथ क्या क्या आता है? आर्टिकल 43, 43B, 46, 47, 48 जिसमें इंटॉक्सिकेशन, या 43B जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 43 जिसमें पंचायत की बात की गई है। तो वो सारी चीजें आती हैं। तो सोशलिस्टिक नेचर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पहले से था। प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जोड़ दिया गया। व्हाट इज द एम ऑफ द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? द एम ऑफ द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कोट किया है, कि उसका काम है कि डिजीज, इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और ग्रीवांसेज जो हैं, पब्लिक ग्रीवांसेज, इनको इरेडिकेट करना ही डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का काम है। और हमको पहुंचना कहाँ है? हमको वेलफेयर स्टेट तक पहुंचना है, ये हमारा आइडियल है। तो दिस इज अबाउट द सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, राइट। सोशलिस्टिक अप्रोच सिर्फ यहाँ पे नहीं था, डे वन से हम सोशलिस्टिक अप्रोच के साथ थे, क्योंकि 1955 में जब अवधि सेशन होता है कांग्रेस का, वहां पे भी हम जिस रिजोल्यूशन को एडॉप्ट करते हैं वो रिजोल्यूशन था सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, राइट। तो डे वन से वी लीनिंग टुवर्ड्स द सोशलिज्म एंड हैवीली टुवर्ड्स द गांधीयन सोशलिज्म, राइट। दिस इज अबाउट द सोशलिस्टिक फीचर। नाउ मूव टू द सेक्युलर फीचर, कि सेक्युलर शब्द क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था? नो, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड नहीं था। सेक्युलर वर्ड भी जोड़ा गया कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट
76, राइट। तो क्या 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से पहले क्या हम सेक्युलर नहीं थे? क्लियर आंसर इज नो। 1974 में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 25 टू 28 आर्टिकल क्या है कि टू प्रैक्टिस एवरी सिटीजन हैव द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन, राइट। तो ये सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को क्या करता है? इस्टेब्लिश करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है। इसके अलावा भी आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 एंड मोर इम्पोर्टेंटली जिस पे आजकल सबसे ज्यादा चर्चा है, यूसीसी आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 भी इस चीज को इनमिसाज करता है कि हम एगलिटेरियन सोसाइटी की बात करें, हम सेक्युलर सोसाइटी की बात करें, राइट। सेक्युलर वर्ड प्रीएम्बल में क्या बेसिक फीचर को डिस्टार्ट करता है, जो कि अभी आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये पहले 76 में जब अमेंडमेंट होता है उससे पहले ये सारे आर्टिकल्स सेक्युलर जो हमारा नेचर है उसको बताते हैं थ्रू द फंडामेंटल राइट, थ्रू द डीपीएसपी में भी जहाँ पे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की बात आती है, और जब 38 में हम सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं तो आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 वो दोनों आर्टिकल क्या करते हैं? वो दोनों आर्टिकल सेक्युलर क्रेडेंशियल्स की बात करते हैं, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक, राइट। प्रीएम्बल में जो डेमोक्रेटिक वर्ड है, डेमोक्रेटिक वर्ड स्टिपुलेट होता है पॉपुलर डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी से, राइट। पॉपुलर सॉवरेनिटी मतलब कि जो जिस तरह की प्रैक्टिस इन डेमोक्रेसी इन जनरल सिटीजन्स को जो अधिकार मिलने चाहिए, जिस तरह की इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस की बात होनी चाहिए, वो है कि नहीं है, राइट। ऑन दैट बेसिस डेमोक्रेसी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट या टू टाइप्स, राइट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पे पीपल के पास सुप्रीम पावर होती है किसी भी चीज को करने की, ठीक है, जिसके उनके पास जिसकी 4 डिवाइसेज होती हैं। पहला रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट, राइट। जिसके थ्रू किसी भी लेजिस्लेशन को किसी भी लेजिस्लेशन के ऊपर वो रेफरेंडम लेके आ सकते हैं। किसी भी चीज को रिमूव करना हो तो रिकॉल का ऑप्शन है। कोई बिल इंट्रोड्यूस करना हो तो कॉमन पीपल डायरेक्ट बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है। एंड अगर टेरिटोरियल किसी चीज पर ओपिनियन लेना हो तो उनके पास प्लेबिसाइट का भी ऑप्शन है, ठीक। तो दैट इज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो अगर एग्जाम्पल के रूप में देखना हो तो जो स्विट्जरलैंड में प्रैक्टिस की जाती है। बट एज एन इंडियन we choose representative democracy, which is part of the indirect democracy, right. Representative democracy also have the two types: parliamentary form of democracy and presidential form of democracy, right. We choose the parliamentary form of democracy. What is the parliamentary form of democracy and presidential form of democracy? We choose parliamentary. What is the key features of parliamentary form of democracy? This democracy is cooperative and this democracy follow the cooperative and collaborative approach. In this democracy, parliamentary form of democracy, executive depends upon the legislature for their policies and actions. In this democracy, there are two heads: one nominal head and one is real head. Nominal head क्या होता है? इसमें प्रेसिडेंट होता है and real head PM. But on the other hand, presidential democracy में real head is prime minister, president. और क्या होता है इसमें? जो पावरफुल ग्रुप होता है जिसमें सारे जो डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी कैबिनेट होती है, राइट। कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। इसमें सारा पावर हेल्ड होता है प्रेसिडेंट में, राइट। दिस डेमोक्रेसी बिलीव इन द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। जैसा कि अगर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी क्या होती है, इसकी सिग्निफिकेंस को जानना है तो आप पहला लेक्चर देखिए, उसमें हमने इसके बारे में बात की है। एंड जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है ये बिलीव करती है जुडिशियल सुप्रीमेसी में। यहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है। तो दिस इज द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन डेमोक्रेसी, डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव में प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। बट
जब हम प्रियम्बल में डेमोक्रेटिक वर्ड यूज करते हैं तो इट्स नॉट नियर मीन द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राइट। हम इसको सेपरेट नहीं देख सकते। प्रियम्बल में यूज हुआ डेमोक्रेसी का वर्ड अपने साथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को साथ लेकर के आता है। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब पार्लियामेंट में प्रियम्बल के ऊपर अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी के बिना देखते हैं तो हम अपना जो वेरी पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लूज कर देंगे, राइट। देन व्हाट इज द सोशल डेमोक्रेसी? सोशल डेमोक्रेसी मीन्स कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पे हम इक्वलिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी को प्रैक्टिस कर सकें। विदाउट इक्वलिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी देयर इज नो मीन ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। बिकॉज अगर इक्वलिटी एंड जस्टिस नहीं है तो एक ग्रुप ओवर पावर कर जाएगा बहुत सारे लोगों के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी को हमको ट्रिनिटी में देखना होगा, राइट। ट्रिनिटी में देखना होगा कि जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो और उसके साथ उसमें जो जस्टिस हो, जो इक्वलिटी हो और जो फ्रेटर्निटी हो वो इंक्लूडेड हो। तो दिस इज द होलिस्टिक आइडिया। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है 1997 में कि वी इनविजन टू द रिपब्लिक ऑफ भारत फॉर अ एगलिटेरियन सोसाइटी जिसमें इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस को प्रैक्टिस किया जा रहा हो, राइट। एग्जैक्ट जो कोट है, अगर एग्जैक्ट कोट को आप देखें तो आप उसको मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, यहाँ का भी एंड सुप्रीम कोर्ट जो बात करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में। तो इन दोनों चीजों को आप नोट डाउन करके रखिएगा, राइट। नाउ मूव टू द रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीन कि जब हम डेमोक्रेसी के पॉलिटी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी की पॉलिटी दो तरीके से डील की जाती है, एक मोनार्की के थ्रू एंड एक रिपब्लिक के थ्रू। मोनार्की मतलब जिसमें हेड ऑफ स्टेट किंग या क्वीन होते हैं और उसमें जो हेरिडिटी होती है कि जो राजा का लड़का है वही राजा बनेगा टाइप का, ठीक है, जो पॉपुलर कोट है सुपर 30 का जो डायलॉग है। बट इन रिपब्लिक वी इलेक्ट द हेड, ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर, लाइक कि जैसे यूएसए में है, जैसे हमारे इंडिया में है, वी चूज आवर नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट फॉर 5 years, राइट। हम उनको इनडायरेक्टली चूज करते हैं, ठीक है। तो लेकिन वी चूज प्रेसिडेंट फॉर द 5 year। तो हमारे यहाँ मतलब इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम क्या हो गए, हम डेमोक्रेटिक भी हुए एंड रिपब्लिक भी हुए। कॉन्ट्रेरी ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरन है, राइट, एंड आवर पार्लियामेंट नॉट सॉवरन। इसके बारे में जानना हो तो पहला लेक्चर देखिए कि क्यों नहीं है, वहां पे बताए हैं। पॉइंट इज दैट कि हम जब रिपब्लिक की बात करते हैं तो वी आर रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी। ब्रिटिशर्स से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है, बट ब्रिटिशर्स आर डेमोक्रेसी बट विद द मोनार्की, राइट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, राइट। तो हमने देख लिया सॉवरन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। नाउ नेक्स्ट मूव टू द फोर्थ की इंग्रेडिएंट एंड थर्ड की इंग्रेडिएंट एंड दैट इज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं जस्टिस, राइट। जस्टिस के बारे में अभी जब डेमोक्रेसी का को डील कर रहे थे तो हमने बात की कि जस्टिस हमको किस तरह के जस्टिस की बात की है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, राइट। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को जब ब्लेंड करते हैं तो हमको डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म ऑफ जस्टिस मिलता है, राइट। नाउ जस्टिस के थ्रू जो ऑब्जेक्टिव था कि जस्टिस के ये सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की जब बात करते हैं कि मीन्स कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पे रेस, कास्ट, रिलीजन इसके आधार पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मीन्स प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 वो इन्विसाज करता है इसको। इकोनॉमिक मतलब ये देख करके कि कौन किस स्ट्रेटा से आता है या कौन किस
जेंडर से आता है, इसके आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डीपीएसपी आर्टिकल 39, राइट। एंड पॉलिटिकल, कि ये देख करके किसी को वोट का अधिकार न दिया जाए कि वो किस ग्रुप से आता है, राइट। हर एक पर्सन को एक तरह का वोटिंग राइट हो, राइट। और ये जो आर्टिकल जो इंश्योर करता है वो आर्टिकल है आर्टिकल 325, राइट, 39 एंड आर्टिकल 15, राइट। तो दिस इज द these articles ensure the justice in Indian Constitution। इसके अलावा भी है, बट बेसिक जस्टिस को किस तरह से इंश्योर किया गया है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हो। उसके लिए अगर एक आइडिया लेना हो तो वो आइडिया क्या है कि आर्टिकल 15 से हम सोशल जस्टिस को इंश्योर करते हैं, आर्टिकल 39 से इकोनॉमिक, एंड आर्टिकल 325 वो पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करता है। इसके अलावा भी और सारे सेगमेंट हैं जहाँ से ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं, राइट। नाउ वन मोर थिंग कि इफ टॉक अबाउट द जस्टिस, देन जस्टिस क्या सिंगल मतलब इसको सेपरेट देखा जा सकता है? नो, ये जस्टिस हमेशा जब भी देखा जाएगा ये इक्वलिटी एंड लिबर्टी के साथ देखा जाएगा, राइट। तो ये जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी स्पीच में बोलते हैं कि इसको हमेशा ट्रिनिटी में देखना है। तो ये पूरे जो कि इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे ट्रिनिटी में ही देखे जाएंगे। नाउ जो जस्टिस की फिलॉसफी थी हमने ली कहाँ से? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये फिलॉसफी हमने अडॉप्ट की थी रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, लिबर्टी। लिबर्टी का मीनिंग ये है कि जब सिटीजन्स को किसी भी प्रकार के रेस्ट्रेंट से अलग कर दिया जाए, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का मतलब रूल एंड रेगुलेशन या रोक ना हो, ठीक है, वो अपना जो नेचुरल राइट हो उसको फ्रीली प्रैक्टिस कर सकें। बट इन आवर फंडामेंटल राइट एंड इन आवर इंस्टीट्यूशन, क्या हमको ये राइट है कि हम अपनी लिबर्टी को एज इट इज प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं? नो, इसका अधिकार नहीं है। वो सम बार एंड बाउंड्रीज हैं, ठीक है। तो ये लिबर्टी जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो लिबर्टी हम क्वालिफाइड लिबर्टी प्रैक्टिस करते हैं, राइट। जिसको जैसे कि आर्टिकल 352 जब नेशनल इमरजेंसी लगती है उस समय पे जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। इन फंडामेंटल राइट जब सस्पेंड होते हैं तो हमारी लिबर्टी क्या हो जाती है? कई सारे मीन में कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो दिस इज अबाउट, बट हमारा जो इनविजन है, हमारा जो सोच है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण जहाँ पे हम अपने नेचुरल राइट्स को एज इट इज प्रैक्टिस कर सकें। नाउ मूव टू आफ्टर लिबर्टी, इक्वलिटी, ठीक। इक्वलिटी का मीन क्या है? सेम, जब जस्टिस पढ़ रहे थे तो हमने बात किया आर्टिकल 15 की, ठीक है। इक्वलिटी का मीन ये है कि विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन के किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी काम, मतलब वो किसी भी काम को कर सकता है, उसके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। किस आधार पे? सोशल, इकोनॉमिक एंड ऑन द पॉलिटिकल बैकग्राउंड, राइट। कि अगर वो किसी ऑफिस में जाना चाहता है तो उसके ऊपर ऑफिस में ऐसा ना हो कि कोई प्रिविलेज्ड ग्रुप ही उस ऑफिस में जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिस है तो वहाँ कोई भी जा सकता है जो पीपल ऑफ इंडिया, जैसा कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी में बोला गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। लेकिन इक्वलिटी को इंश्योर कौन करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ठीक, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ इक्वलिटी, सोशल, सॉरी, सिविक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जैसा कि अभी बताया, पॉलिटिकल जो इक्वलिटी है उसको इंश्योर कौन करता है? आर्टिकल 325 एंड 326। आर्टिकल 325 हमको हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट देता है वोट का। आर्टिकल 326 जो लोकसभा एंड स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस हैं उसमें एडल्ट सफरेज की बात करता है। ये दोनों चीजें हमारे पॉलिटिकल इक्वलिटी को क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं। ऑन द सेम मैनर इकोनॉमिक इक्वलिटी को जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी इंश्योर करता है आर्टिकल 39 के थ्रू इक्वल पे
फॉर इक्वल वर्क। एंड जो सिविक इक्वलिटी है, सिविक इक्वलिटी को इंश्योर करता है आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ फॉर द अपॉर्चुनिटी, राइट, एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल। तो ये हमारी इक्वलिटी को इंश्योर करते हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में और इस इंडियन स्टेट में, राइट। तो दिस इज अबाउट जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। नाउ वन वर्ड, दैट इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या करता है, ठीक है। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम देख रहे थे, जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बना रहे थे, तो एक चीज थी जिसके बारे में हमारा पूरा जोर था कि क्योंकि वी आर अ डाइवर्स सोसाइटी, ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज थे, मतलब जियोग्राफिकल फैक्टर इन्वॉल्व थे, हिस्टोरिकल फैक्टर्स थे, तो इन सारे चीज़ों को एक सूत्र में कैसे बांधा जाए, एक यूनाइटेड इंडिया का निर्माण कैसे किया जाए, इसके लिए फ्रेटर्निटी जो था, फ्रेटर्निटी जो हम फ्रेंच, मतलब जो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वर्ड है, ये हम फ्रेंच रिवोल्यूशन से अडॉप्ट करते हैं 1789 टू 1799। हम फ्रेटर्निटी अडॉप्ट करने का मुख्य जो बिंदु था कि हम इस डाइवर्स सोसाइटी को एक सूत्र में बांधा जा सके, राइट। तो फ्रेटर्निटी को इंश्योर कैसे करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फ्रेटर्निटी को इंश्योर करने के लिए आर्टिकल 51A का सब क्लॉज ई, जिसमें ब्रदरहुड की बात की जाती है, जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक। आर्टिकल 1 जिसमें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात की गई है, ठीक है। एंड इसी को इन्विजन किया गया है प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी वाले क्लाज में, जहां पे हम बात करते हैं कि फ्रेटर्निटी इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राइट। बट हियर अ वर्ड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी वर्ड जो है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये इंटीग्रिटी वर्ड भी कब जोड़ा गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, right? Now the unity and integrity of India, article 1 and 51A सब क्लॉज ई फंडामेंटल ड्यूटीज, ये बात करता है ब्रदरहुड की। नाउ द पॉइंट इज कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या है, ठीक है। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल के बारे में सुप्रीम कोर्ट एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे के एम मुंशी, दोनों लोगों ने कहा है कि हियर वी टॉक अबाउट द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, it not the mere means of political setup of the constitutional setup or democratic setup, it means कि हर एक इंडिविजुअल का जो राइट है, हर एक इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है वो सेक्रेड है, राइट। ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप नहीं है कि जो बस रख दिया गया है, राइट। ये बात के एम मुंशी भी कहते हैं और लेटर ऑन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट भी इसको रेफरेंस पॉइंट, मतलब जो पासिंग रेफरेंस होता है, पासिंग रेफरेंस में यूज करता है। तो दिस इज अबाउट द फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी इंपॉर्टेंट क्यों थी, फ्रेटर्निटी इंपॉर्टेंट थी ड्यू टू द डाइवर्स सोसाइटी, राइट। तो दिस इज अबाउट द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। नाउ द टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, एंड अमेंडेबल है कि नहीं है, ठीक है। यहां से पिक्चर में आते हैं कुछ फंडामेंटल, कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ये इंटरप्रेट करती है कि प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, अमेंडेबल है कि नहीं है, एंड बेसिक फीचर क्या है, ठीक। तो इसके बारे में देखते हैं वो केसेस कौन से थे। सबसे पहले ये तो केस वो था, सबसे पहला केस था जिसमें प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, इसके बारे में जिक्र आया, बेरुवेरी यूनियन वर्सेज एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव केस। बेरुवेरी यूनियन वर्सेज एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव केस 1960, right? Then सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती,
SR Bommai and LIC, right? Later on, when talk about the amendment है कि नहीं है, included one more case, Minerva Mill case. Minerva Mill case, right? So this is the these are the cases of Supreme Court जो ये establish करते हैं कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है. सज्जन सिंह 1965, 1967 गोलकनाथ, 1973 केबी, बोम्मई 1994, 1995 LIC and 1980 मिनरवा मिल केस, राइट. नाउ इंपॉर्टेंट केसेस आर, जिसको जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिस वन केवी एंड मिनरवा मिल केस, राइट. इसके अलावा दो केसेज और इंपॉर्टेंट हैं. वन SR बोम्मई जो जिसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ दिया गया, एंड LIC, राइट. ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो ये इतने केसेस में से ये आप याद रखेंगे, ठीक है, तो काम चल जाएगा. ये दोनों केसेज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपका स्पेक्ट्रम वाइड है एंड यूज करना चाहते हैं, यू कैन यूज, राइट. नाउ कम टू द पॉइंट, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. तो वेरी यूनियन केस में आर्टिकल 368 के थ्रू जब बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में अपने ये कहती है, क्योंकि वेरी यूनियन में ये था कि गवर्नमेंट सीड कैसे कर सकती है, क्योंकि यूनिटी ऑफ नेशन की बात है प्रीएम्बल में, राइट. तो गवर्नमेंट को ये अधिकार ही नहीं है. और प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 के थ्रू पूछते हैं कि गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बताओ कि वो सीड कर सकता है कोई लैंड की नहीं सीड कर सकता है. एंड इन दैट सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड कि नहीं, अथॉरिटी है और सुप्रीम कोर्ट जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उस लैंड को सीड कर सकती है दूसरे स्टेट को, राइट. और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अननोइंगली एक मिस्टेक करती है एंड सेड दैट इन जजमेंट कि जो प्रीएम्बल है, preamble is not the part of the constitution, right. If preamble is not the part of the constitution, automatically ये बात प्रिज्यूम कर ली जाती है कि अगर ये पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आर्टिकल 368 जो इसका अधिकार देता है कि पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अमेंडमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, राइट. मामला आगे बढ़ता है सज्जन सिंह केस, जिसमें 9th शेड्यूल आता है. 9th शेड्यूल में ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू से रोक दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, जो भी चीज़ें 9th शेड्यूल में डाल दी जाएं, और उसका खूब मिसयूज होता है. उसी केस को लेकर के सज्जन सिंह, गोलकनाथ, ये सारे केसेज आते हैं. एंड फिर एक केस आता है केशवानंद भारती, द लैंडमार्क जजमेंट, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, राइट. इसमें भी स्टेट ऑफ केरला क्या करता है कि एक लैंड रिफॉर्म के थ्रू केशवानंद भारती की जमीन को ले लेता है, एंड 29th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है. केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और कहते हैं कि अगर यही तरीका है हर एक चीज को अमेंड करने का, तो पार्लियामेंट तो हर एक चीज को ओवर पावर कर जाएगी. एंड हम जैसा कि शुरू में कहते हैं कि प्रीएम्बल इज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो बेसिक एलिमेंट के साथ क्या किया जा सकता है, खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. बेसिक एलिमेंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, राइट. एंड प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की. तो इसके साथ अगर हम किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ कर रहे हैं प्रीएम्बल के साथ, इट मीन्स हम छेड़छाड़ कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ. इस पे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सज्जन सिंह एंड गोलकनाथ केस में
ये बात बोल चुकी होती है, गोलकनाथ केस में बोलती है कि प्रियम्बल इज इटर्नल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इटर्नल मतलब जिसको जो चेंज नहीं किया जा सकता, राइट। एंड सज्जन सिंह केस में कहती है कि जो हमसे बेरू यूनियन में जो जजमेंट है उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, राइट। ये दो बातें बोल देती है। देन गवर्नमेंट का आर्गुमेंट आता है कि उसी प्रियम्बल में सॉवरेन वर्ड यूज है, अगर हम कुछ कर ही नहीं सकते तो इस वर्ड का कोई मतलब नहीं रह जाता। और वो ये भी बात कहता है कि 368 में दो प्रकार के प्रोविजंस हैं। पहला प्रोविजन ये है कि जो स्पेशल प्रोविजन के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा उसमें 2/3 ऑफ द जो टोटल सीटिंग है उसमें प्रेजेंट लोगों में 2/3 हाफ जो मेजोरिटी है वो होनी चाहिए अमेंडमेंट के लिए, राइट। लेकिन गवर्नमेंट ये भी आर्गुमेंट देती है कि जो सेकेंड प्रोविजन है वो अगर फेडरल स्ट्रक्चर के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ करना है, जैसे इलेक्शन कमीशन या किसी इंडिपेंडेंट बॉडी को बदलना है, तो उसके लिए प्रोविजन में एक क्लॉज, जो दूसरा क्लॉज है वो इस्तेमाल होता है, और वो ये है कि ये मेजॉरिटी तो हमको लोकसभा और राज्यसभा में चाहिए ही, इसके अलावा जो आधा जितना स्टेट है, जैसे प्रेजेंट टाइम में 28 हैं, 28 स्टेट्स हैं, उसमें से 14 स्टेट्स का हमको क्या चाहिए, रेटिफिकेशन वहां से भी चाहिए, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हमको मतलब खुला अधिकार मिला हुआ है कि हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत होती है। सुप्रीम कोर्ट सहमत होते हुए 3 बेसिक पॉइंट बोलती है केशवानंद भारती जजमेंट में। चूंकि केशवानंद भारती जजमेंट में जो बेंच है वो 13 जज की बेंच है, जो कि 13 जजेज की बेंच है, जो कि अभी तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। और कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वही मान्य होता है जो उसकी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया हो। तो जो केशवानंद भारती में जो जजमेंट दे दिया गया वही आपका सिंथेसिस है, अब तक वही मान्य है, और जब तक कि इससे बड़ी बेंच इसके बारे में कुछ और नहीं बोल देती। और इसमें 3 बात बोलती है बेंच जजमेंट में, बोलती है कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सेकेंड बात बोलती है अमेंडेबल है, राइट। ये दोनों बातें गवर्नमेंट के फेवर में है, गवर्नमेंट कहती है कि हमारा आर्गुमेंट ठीक था। थर्ड में वो बोलती है लेकिन ये अमेंडमेंट किस आधार पे है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। गवर्नमेंट आस्किंग कि बेसिक स्ट्रक्चर ये किस आर्टिकल में है और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, राइट। बेसिक फीचर्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, बेसिक फ्रेमवर्क के बारे में, जो भी कह लीजिए, इसके बारे में हम जब फर्दर क्लास में जाएंगे, ठीक है, जब सिस्टम फेडरल सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम से होते हुए गुजरेंगे तो हम धीरे धीरे बेसिक फीचर्स को समझते चलेंगे, राइट। तो ये जजमेंट था, और यहां से एक चीज स्टेब्लिश हो जाती है, क्या, कि जो हमारे दोनों शुरुआती क्वेश्चन थे कि इज प्रियम्बल अमेंडेबल, यस, और दूसरा कि क्या प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यस। तो अभी का जो मान्य सिद्धांत है, जो मान्य जजमेंट है, उसमें ये है कि प्रियम्बल पार्लियामेंट का पार्ट है, इसको अमेंड किया जा सकता है और इसके बेसिक फीचर के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, राइट। नाउ वन पॉइंट एंड वी कंक्लूड दिस लेक्चर। देन प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करते? क्या वो बेसिक फीचर को डिस्टॉर्ट नहीं करते? आंसर इज नो। क्यों नहीं करते? क्योंकि डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से था, राइट। फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से था। आर्टिकल 25 to 28 सेकुलर जो फेदर्स हैं उनकी बुनावट को बेहतर करता है, राइट, 25 to 28। वैसे ही आर्टिकल 39 जो है वो इंश्योर करता है कि किसी भी प्रकार का जो सोशलिस्टिक पैटर्न है, ठीक है, डीपीएसपी, उसको वो फैब्रिकेट करने की कोशिश ना करे कोई, ठीक है। तो सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जब जोड़ा गया है तो वो किसी भी प्रकार से जो बेसिक फीचर है उसको डिस्टॉर्ट नहीं करता। एंड थर्ड, इंटीग्रिटी, यूनिटी ऑफ नेशन, आर्टिकल 1, जो कि इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ देने से उसके स्ट्रक्चर पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 3 वर्ड प्रियम्बल में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करते उसके बेसिक फ्रेमवर्क में, दैट्स वाई ये प्रियम्बल में एज इट इज रहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रियम्बल। इससे इतर आपके अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
ईमेल आईडी होगी, वहाँ लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे लिख सकते हैं, जहाँ पे आपको फिजिबल बने आप वहाँ लिख के भेजिए, पूछिए। और लक्ष्मीकांत को इस माइंड मैप, इस डिस्कशन के थ्रू एक बार फिर से देखिए। जो लोग शुरू नहीं किए हैं वो अब शुरू करें, इसको समझने के बाद से उनको की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और अगर आपका कोई सुझाव है तो लिख के भेजिए। एंड इतना समय देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।